याद होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इज बेसिकली फॉर कैपिटल गुड्स, यानी कि आपने कोई नया एसेट ख़रीदना है, कोई नई मशीनरी ख़रीदनी है, रिसर्च करनी है जिसके ऊपर ज़्यादा पैसे चाहिए, टाइम ज़्यादा चाहिए, अपनी कंपनी का कैश फ्लो बेहतर बनाना है, कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। और ज़्यादा पैसा एक साल के अंदर रिटर्न तो करना मुश्किल है, तो आपको ऐसा कर्जा उठाना पड़ता है जो कि साल साल चले। दैट इज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। अब अगेन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर भी दो ही किस्में हैं, या डेट होगा या इक्विटी होगी। और डेट फाइनेंसिंग क्या होती है? लोन। और इक्विटी फाइनेंसिंग इज ओन कैपिटल, ओन कैपिटल। अब अगर मैं डेट फाइनेंसिंग की तरफ आऊं तो मेरे पास तीन तरह की फाइनेंसिंग आएगी, लोन्स, बॉन्ड्स और फाइनेंस लीज। लोन, बॉन्ड और फाइनेंस लीज। ये जो लोन है ये बेसिकली वैसा ही है जैसे हमने शॉर्ट टर्म में बात की थी, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस एक फ़र्क है, शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर मुझे रिटर्न करना है और लॉन्ग टर्म मुझे एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद रिटर्न करना है। तो इसमें तो सेम बातें हैं जो उसमें हम लोगों ने देखी नहीं। हाँ, जो चीज़ न्यू है आपके लेवल पे, दैट इज़ बॉन्ड्स एंड दैट इज़ फाइनेंस लीज। तो पहले फाइनेंस लीज के ऊपर बात करते हैं, फिर बॉन्ड्स पे आते हैं। लिखिए ज़रा फाइनेंस लीज क्या होती है, लिखिएगा। फाइनेंस लीज फाइनेंस लीज एक ऐसी लीज है जिसमें लेसर लेसी के लिए वो चीज़ पहले मार्केट से ख़रीदता है, लेसी के लिए वो चीज़ पहले मार्केट से बाय करता है, मार्केट से ख़रीदता है, और फिर उसको लेसी को देता है इस्तेमाल करने के लिए। लीज पीरियड के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफ़र की जा सकती है, लीज पीरियड के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफ़र की जा सकती है। ओके, ओनरशिप ट्रांसफ़र की जा सकती है और सारा रिस्क और रिवॉर्ड हम लेसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सारा रिस्क और रिवॉर्ड किसको दे देते हैं? लेसी को दे देते हैं। क्योंकि लिखें, क्योंकि लेसी लीज टर्म के बाद उस एसेट को ख़रीद लेगा, क्योंकि लेसी लीज टर्म के बाद उस एसेट को ख़रीद लेगा। हो गया? अब सुने, इसी बिल्डिंग की मिसाल दे देते हैं। ये बिल्डिंग हमने शुरू में लेनी थी 3 साल के लिए। मालिक कहता है यार चूँकि तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है, तुम ऐसा करो कि 5 साल लीज पे ले लो, उन 5 सालों में तुम पैसे जमा कर लो, जैसे ही 5 साल ख़त्म होंगे ये बिल्डिंग अपने नाम करा लेना। तो जब 5 साल के बाद बिल्डिंग अपने नाम होनी ही है तो वो बंदा आज से ही इस बिल्डिंग के सारे रिस्क और रिवॉर्ड हमारे नाम पे ट्रांसफ़र कर देता है कि इस बिल्डिंग में अगर तुमने कुछ तोड़फोड़ करवानी है तुम्हारी जिम्मेदारी पे होगी। तुमने जो इस बिल्डिंग में करना है ये सोच समझ के करना कि अब ये बिल्डिंग तुम्हारी ही है, चूँकि अल्टीमेटली तो तुम्हारे नाम पे हो ही जानी है। तो आज से ही तुम इसके तकरीबन मालिक हो, मालिक बनाया नहीं है, तकरीबन मालिक हो। इसको हम कहते हैं राइट ऑफ यूज़। क्या कहते हैं? राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट। वो उसके नाम का दिया जाता है कि अब तुमने इसको जिस तरीके से इस्तेमाल करना है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये फाइनेंस लीज है।
इसका फ़ायदा लिक्विडिटी, जब तक मेरे पास पैसा नहीं है मैं एक बड़े एसेट को इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसको अपना बना के ऐसा इस्तेमाल करूँगा कि पूरा पूरा राइट मेरे पास है, ऑल्दो मेरे नाम पे नहीं है, मेरी ओनरशिप में नहीं आया, मगर उस पर इख्तियार किसका आ गया, मेरा। फिक्स कॉस्ट, जो भी इससे रिलेटेड कॉस्ट है वो फिक्स्ड हो जाएगी, जो रेंटल है वो फिक्स है, उसमें अब कोई वेरिएबल कॉस्ट शामिल, मुझे पता है कि मैंने कितने पैसे देने हैं इसके मालिक को, तो मुझे इस चीज़ से परेशानी नहीं है कि आज पैसे कम है तो कल पैसे ज़्यादा है, जितनी भी कॉस्ट होगी दैट वुड बी फिक्स। अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ भी रहा है तो मुझसे वो फिक्स कॉस्ट ही लेगा, उसको वेरिएबल नहीं बनाएगा। टैक्स एडवांटेज ये वही है कि इसका भी रेंटल मैं किस में से माइनस कर सकता हूँ, टैक्सेबल प्रॉफिट में से, यानी कि टैक्स वाले खर्चा मानेंगे और अकाउंटेंट्स खर्चा नहीं मानेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, मैं लेसर लेसी के साथ मिलके अपनी पसंद का कस्टमाइज्ड प्लान बना सकते हैं कि कब कब कितनी कितनी अमाउंट वापस की जाएगी, तो एक कस्टमाइज्ड वे में दोनों आपस में म्यूचुअली एग्री कर सकते हैं कि कब कब किस किस को कितने पैसे रिटर्न किए जाएंगे। नुकसानात, ओनरशिप, जब तक एसेट लीज में है किसकी, मालिक की, तो बेशक राइट ऑफ यूज मेरे पास है मगर कभी भी मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये बिल्डिंग मेरी है। जब तक वो एसेट लीज पे रहेगा मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमेशा लीज्ड बिल्डिंग के नाम से ही दिखाना पड़ेगा, ओन बिल्डिंग के नाम से नहीं दिखा सकता, क्योंकि बिल्डिंग मेरे नाम पे है ही नहीं। इस्तेमाल बेशक मैं कर रहा हूँ और ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जैसे मेरी अपनी है, मगर हकीकत में वो मेरी अभी नहीं है। क्रेडिट रेटिंग, अगर मैं उसको टाइम पे पेमेंट नहीं करता, नॉन पेमेंट कर रहा हूँ, तो मेरी उसके साथ जो क्रेडिट रेटिंग है वो गिर जाएगी, उसका मेरे पे म्यूचुअल ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा और हो सकता है कि वो लीज ख़त्म होने से पहले पहले ही मुझे बाहर निकाल दें। क्योंकि अगर आज मैं रेंटल टाइम पे नहीं दे रहा तो जब कल को मेरे नाम करने के लिए जाएगा तो शायद मैं उसको वो बड़ी पेमेंट भी टाइम पे वापस ना कर पाऊँ। याद रखो। रीपोजिशन, कहता है लीज एग्रीमेंट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट द एसेट में बी रीपोजेस्ड। अगर मैं पेमेंट नहीं कर रहा तो वो वापस इस बिल्डिंग में आके बैठ सकते हैं और हमसे ही बिल्डिंग छीन के ले जाएंगे। उनको कोई रोकने वाला है नहीं, चीज़ किसकी है, उनकी। हमें वो रोक सकते हैं, हम उनको नहीं रोक सकते। अच्छा जी, अब आए जरा बॉन्ड्स पे। किस पे, बॉन्ड्स पे लिखेंगे बॉन्ड्स के बारे में। लिखें, कंपनी को जब पैसा चाहिए हो मगर उसके बदले वो ओनरशिप ना देना चाहते हो, कंपनी को जब पैसा चाहिए हो मगर उसके बदले वो मलकियत ना देना चाहते हो, चलिए इस तरह लिख लें, कंपनी को जब पैसा चाहिए हो मगर उसके बदले वो मलकियत ना देना चाहते हो, तो कंपनी एक कागज इशू करती है जिसको बॉन्ड कहा जाता है। एक कागज इशू करती है जिसको बॉन्ड कहा जाता है। कंपनी ये कागज गवर्नमेंट को, दूसरी कंपनीज को, पार्टनरशिप्स को, इंसानों को, किसी भी बिजनेस को देके उनसे लोन हासिल कर सकती है। कंपनी ये कागज यानी कि ये वो बॉन्ड किसी भी गवर्नमेंट को का किसी और कंपनी को, पार्टनरशिप को, इंसानों को इशू करके उनसे लोन हासिल कर सकती है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर। किस रेट पे, फिक्स रेट पे।
किस रेट पे? फिक्स रेट पे। और ये रेट कहलाता है कूपन रेट। ये कहलाता है कूपन रेट। कूपन, कूपन नहीं होता, COUPON। जब लोन का टाइम पीरियड खत्म होता है, जब लोन का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो कंपनी को वो कागज वापस करके, कंपनी को वो कागज वापस करके बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड होल्डर उसको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की अमाउंट वापस कर देता है। बॉन्ड होल्डर, कहाँ तक फंसे हो? हाँ, वापस करके बॉन्ड होल्डर जब वापस कर देता है तो कंपनी उसको उसकी प्रिंसिपल अमाउंट, तो कंपनी उसको उसकी प्रिंसिपल अमाउंट, कंपनी उसको उसकी प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वापस कर देती है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वापस कर देती है। हो गया? अच्छा, अब देखें कंपनी का फायदा क्या होता है। कंपनी की ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती, मजीद पिघलती नहीं है। अगर वो यही पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जनरेट करें जिसमें वो अपना कैपिटल दे रहे हो, अपना हिस्सा दे रहे हो, तो जो बंदा आज 25% का मालिक है वो शायद 22 का हो जाए, 23 का हो जाए, 20 का हो जाए। उधार पे अगर आपने पैसे लिए हैं तो जिनसे पैसे लिए हैं वो आके कंपनी को कंट्रोल नहीं करना शुरू कर देंगे, उन्होंने जस्ट आपको उधार दिया, तो कंट्रोलिंग पावर उनको नहीं मिलती। मगर अगर यही डेट इंस्ट्रूमेंट हो तो वो कंट्रोलिंग पावर उनको मिल जाती है। याद रखो के। अब कुछ फायदे। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? फिक्स। मार्केट में कम हो रहा हो या ज़्यादा हो रहा हो, ये फिक्स रेट पे ही आपको देंगे। ये लेस रिस्की है क्योंकि इसको बैकअप किया हुआ है बॉन्ड ने। अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट भी करती है तो हम कंपनी के रिजर्व में से ये रिकवर कर सकते हैं। ये बॉन्ड कन्वर्ट भी किए जा सकते हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर। किसमें? शेयर्स के अंदर भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं आफ्टर सम पीरियड, अगर कंपनी ने कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया। दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड, एक होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड वो बॉन्ड है जिसमें आज इन्वेस्टर को भरोसा नहीं है कंपनी के ऊपर, तो वो कहता है मैं तुम्हें पैसे तो दे देता हूँ मगर उधार में दूंगा। और जब उसका ट्रस्ट बहाल हो जाता है तो फिर वही पैसा वो लोन से कन्वर्ट कर देता है, किस में? शेयर्स में। तो फिर उसको डिविडेंड भी मिलना शुरू हो जाता है। ये है कन्वर्टेबल बॉन्ड जो कि कन्वर्ट किए जा सकते हैं शेयर्स के अंदर, जो कि कन्वर्ट किए जा सकते हैं शेयर्स के अंदर। अच्छा मुझे बताइए, कंपनी ने 10% कूपन रेट पे बॉन्ड इशू किया, मार्केट में चल रहा है 12%, कंपनी को फायदा या नुकसान है? कंपनी ने 10% पे इशू किया है, मार्केट में चल रहा है 12%, कंपनी को फायदा है क्योंकि कंपनी 12 नहीं 10 रुपये दे रही होगी। और अगर 10 रुपये पे दिया, मार्केट में 8 रुपये चल रहा है, नुकसान है। तो यही बात फायदे में भी और नुकसान में भी है। फिक्स्ड अगर रखा हुआ है तो उससे फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। फिक्स से फायदा भी है और नुकसान भी है। कूपन रेट डज नॉट कीप अप विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये नुकसान है कंपनी को कि जो कूपन रेट एक दफ़ा फिक्स कर लिया वो फिक्स है, उसने इन्फ्लेशन के साथ चेंज नहीं होना, वो फिक्स का फिक्स ही रहेगा। आप उसको बार बार प्लस माइनस नहीं कर सकते। अच्छा जी, काम की बातें हम लोग देख रहे हैं।
एक लाइन लगाएं ज़रा, एक साइड पे लिखें फाइनेंस लीज, एक साइड पे लिखें ऑपरेटिंग लीज। एक लाइन खींचें, बल्कि मैं यहाँ बना देता हूँ। एक साइड पे आ जाएगा फाइनेंस लीज, हाँ जी। मुझे बताइए राइट ऑफ यूज किस में आता है, फाइनेंस में या ऑपरेटिंग में? फाइनेंस में आता है, यहाँ पे नहीं है। रेंटल मैं किस में कहता हूँ, फाइनेंस में या ऑपरेटिंग में? यहाँ पे। मुझे बताइए बाद में एसेट खरीदने का चांस, फाइनेंस में। तो यहाँ पे बार्गेन परचेज ऑप्शन होती है, बीपीओ, बार्गेन परचेज ऑप्शन। ऑपरेटिंग लीज 1 से 3 साल तक, और ये 3 से या 1 से लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अच्छा मुझे बताइए इन दोनों लीज में से किस लीज को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है, फाइनेंस या मुश्किल किसको ज़्यादा है? फाइनेंस को ज़्यादा। तो इसको लीज टर्म को एंड करना मुश्किल है। यहाँ भी इजी है। किस लीज में इंश्योरेंस भी शामिल होगी, फाइनेंस या ऑपरेटिंग? फाइनेंस में। तो इसमें इंश्योरेंस का खर्चा, एडमिन का खर्चा, दूसरे तरह के ऑपरेटिंग खर्चे ज़्यादा हैं, और इसमें वो खर्चे हैं मगर इतने ज़्यादा नहीं है, लेस देन फाइनेंसिंग, लेस देन फाइनेंसिंग। ये वैसे यहाँ पे टेबल बना भी हुआ था। क्या लेस देन फाइनेंसिंग? उतने नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाए इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं। कौन सी फाइनेंसिंग? इक्विटी फाइनेंसिंग। इसमें क्या क्या आएगा, शेयर, रिटेन अर्निंग और रिजर्व्स। शेयर, रिटेन अर्निंग और रिजर्व्स। सबसे पहले बात करते हैं शेयर्स के ऊपर, थोड़ा सा फ्लो को तोड़ते हैं। इशूइंग ऑफ शेयर्स, इशूइंग ऑफ शेयर्स। देखें शायद आप लोगों को आइडिया हो, दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक होती है प्राइवेट और एक होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इट्स जस्ट लाइक अ मेट्रो बस, किसी भी टाइम कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी किसी को एंट्री और एग्जिट पे रोकता नहीं, और जितने मर्जी बंदे बैठ जाएं, गाड़ी ये नहीं कहती कि भाई बंदे कम करो, वो चल रही होती है। प्राइवेट इज जस्ट लाइक योर बुक्ड गाड़ी इन ड्राइव के ऊपर, यंगो के ऊपर, करीम के ऊपर, जिसमें सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ लोग ही बैठते हैं, और वही बैठते हैं जिनको आपने बिठाना है। कोई भी बाहर से बंदा उस गाड़ी में बैठ
नहीं सकता, क्योंकि वो प्राइवेट यूज़ की गाड़ी है। आपने जिसको साथ लेके जाना है और जहाँ जाना है ये वहीं तक जाएगी, उसके बाद आप रास्ते में किसी और को उस गाड़ी में बिठा नहीं सकते जिसको आप जानते ना हो। इसी तरह पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी जिसके शेयर्स मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, कोई भी बंदा उसको बाय करके अंदर आ सकता। मगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स मार्केट में इतनी आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि ये चंद मुख्तसर लोग चला रहे होते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी तीसरा बंदा उनके दरमियान आके बैठे। ये वही 4-5 दोस्त मिलकर बस अपनी कंपनी को चला रहे होंगे, और अगर वो चाहें तो ही कोई ना कोई एंटर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। पब्लिक कंपनी के केस में हम आवाज़ लगा सकते हैं कि आओ और आके शेयर्स खरीदो, आम आवाम को आवाज़ लगाई जा सकती है, मगर प्राइवेट कंपनी के केस में ये आवाज़ नहीं लगती। पब्लिक कंपनी के केस में लिमिट है कि आपने 50 मेंबर्स तक रखने हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, मगर पब्लिक कंपनी के केस में कोई लिमिट मैक्सिमम की नहीं। अब होता ये है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है, उसने कन्वर्ट होना है पब्लिक कंपनी में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स, इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, उसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। पहली चेंज ये होगी कि वो अपने नाम के आगे से वर्ड प्राइवेट हटा देगी, क्योंकि जब तक वर्ड प्राइवेट नहीं हटेगा लोग क्या समझते रहेंगे, ये प्राइवेट कंपनी है। तो वर्ड प्राइवेट हटा दिया। के लिए हम लोग पब्लिक अलग से नहीं लिखते, जब लिखा हो ना लिमिटेड, इट मीन्स कि ये पब्लिक कंपनी। तो कंपनी क्या करेगी, आईपीओ करेगी। क्या करेगी, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर। किताब की एक और ज्यादती, सीलॉ पढ़े बगैर बच्चों को सीलॉ वाली बातें बताने शुरू कर दी। इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर कहती हैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम अगर एक कंपनी आम जनता से पैसे मांग रही है और कह रही है कि आप हमें इन्वेस्ट करें, हम आपको कंपनी के शेयर्स देंगे, दैट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। issuing new shares for purchase by general public, this is called initial public offer या IPO। ये बात समझ आई। फिर एक और कैटेगरी होती है राइट इशू। आईपीओ हम देते हैं न्यू मेंबर्स को। फिर एक वर्ड होता है राइट इशू। कौन सा इशू, राइट इशू। राइट इशू मीन्स इख्तियार, एक राइट दे दिया है मौजूदा शेयर होल्डर्स को। उनसे पहले पूछते हैं कि भाई हम मजीद पैसा लेने के लिए जा रहे हैं मार्केट से, क्या तुम मजीद शेयर्स लेना चाहते हो। तो अगर उनको मजीद शेयर्स इशू किए जाएं, दीज विल बी कॉल्ड राइट इशू, दीज विल बी कॉल्ड राइट इशू। फिर एक होता है सिलेक्टेड प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, पीपीएस, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। इसमें कंपनी नया शेयर मार्केट में लेकर आती है, मगर आवाम के लिए नहीं, चंद मुख्तसर सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स के लिए आवाज लगाती है, मगर सबके लिए नहीं, चुनिंदा सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स के लिए। ये कहलाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। लेट सपोज हम सारे लोग आवाम हैं, तो अगर ये कंपनी है, फर्स्ट करिए कंपनी है, इस कंपनी ने हम सबको ऑफर देनी है, तो ये आईपीओ निकालेगी। लेट से आप और मैं मौजूदा शेयर होल्डर हैं, अगर कंपनी ने अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स से कहना है कि हमें मजीद पैसा चाहिए, तो राइट इशू। और अगर आपसे कहना है जो कि मौजूदा में नहीं आते मगर चुनिंदा सिलेक्टेड है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट। कौन सी प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। याद रखोगे, आगे लिखे जरा। दो तरह के शेयर्स, कंपनी के दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर
और एक प्रेफरेंस शेयर। लिखते जाएं बस, अब आपका लिखने का टाइम शुरू हो गया। कंपनी के दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ जी, क्या हाल आता? हाँ, ये कहाँ से निकला? ये कहाँ से निकला? यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया। चलो लिखते जाएं। कंपनी के दो तरह के शेयर्स हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर वो शेयर है, ऑर्डिनरी शेयर वो शेयर को कहते हैं, ऑर्डिनरी शेयर वो शेयर है जिसमें नॉर्मल वोटिंग राइट्स मिलते हैं, जिसमें नॉर्मल वोटिंग राइट्स मिलते हैं, जिसमें नॉर्मल वोटिंग राइट्स मिलते हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिसमें वोटिंग राइट लिमिटेड मिलते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिसमें वोटिंग राइट लिमिटेड से मिलते हैं या कुछ केसेस में नहीं मिलते। लिख लिया? अपना सामने देखिएगा। इनमें मजीद फर्क क्या है? ऑर्डिनरी वालों को जो डिविडेंड मिलता है ना, वो प्रेफरेंस के बाद मिलता है। सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस वालों को। और इनका डिविडेंड फिक्स होता है, ये वेरी नहीं करता कि प्रॉफिट कितना है कितना नहीं है। मगर ऑर्डिनरी वालों को डिविडेंड उनकी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग के बेस पे दिया जाता है। जितने नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही इनको क्या मिल जाएंगे? डिविडेंड मिल जाएगा। हो गया? अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। तो पहले ये माइनस होता है और उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो फिर दिए जाते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। इनका डिविडेंड क्या होता है? फिक्स रेट पे एनुअल डिविडेंड होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज्यादा, लिखें जरा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज्यादा इज्जत और वकार दिया जाता है अगर कंपनी बंद हो रही हो। लिखें, अगर कंपनी बंद हो रही हो तो इनको पहले क्लियर किया जाएगा, ऑर्डिनरी को बाद में क्लियर किया जाएगा। अगर कंपनी बंद हो रही हो तो इनको पहले क्लियर किया जाएगा और ऑर्डिनरी को बाद में क्लियर किया जाएगा। इनको पहले क्लियर किया जाएगा और उसको बाद में क्लियर किया जाएगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, एक इन्वेस्टर अभी डरा हुआ है कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करे या ना करे, तो वो ऑर्डिनरी शेयर्स ले या वो प्रेफरेंस शेयर ले? प्रेफरेंस ले। डरा हुआ है, उसको जो डिविडेंड मिलेगा कम से कम फिक्स तो मिलेगा। ऑर्डिनरी में रिस्क है, कभी कम और कभी ज्यादा। तो अगर एक शेयर होल्डर खौफ ज़दा है, डरा हुआ है कि वो क्या करे, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। याद है? ओके, अब आगे लगाएं हेडिंग जरा। रिटेन अर्निंग्स की, किसकी? रिटेन अर्निंग्स की। लिखें, ये वो पैसा है जो कंपनी टैक्स, डिविडेंड सब कुछ दे दिला के अपने पास महफूज रखती है। ये सिर्फ कंपनी का पैसा है और ये कंपनी के इस्तेमाल में ही आता है। ये सिर्फ कंपनी का पैसा और कंपनी के इस्तेमाल में ही आएगा।
दिस इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अगर लिख लिया, आप मुझे बताएं ये क्या क्या ये कंपनी का पैसा और कंपनी के इस्तेमाल में ही आएगा, याद हो गया? अच्छा मेरी बात सुनिएगा, अगर कंपनी को सडन पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं, या शेयर्स कर दे इशू या उधार ले ले। अगर उसके पास रिटेन अर्निंग्स इतनी अच्छी खासी पड़ी हो तो क्या उसको ये दोनों काम करने की ज़रूरत है? नहीं। तो ये पैसा बेसिकली कंपनी अपने पास सेव कर रही होती है जो कि उसके मुश्किल वक्त में काम आता है। ये ऐसी अर्निंग्स, ऐसी कमाई जो कंपनी ने रिटेन कर ली, अपने पास महफूज करके रख ली है और वक्त आने पे इसका सही इस्तेमाल किया जाएगा, तो बेसिकली री इन्वेस्ट होता है। हाँ, सेविंग्स। ये बेसिकली री इन्वेस्ट किया जाता है कंपनी के बिजनेस के अंदर ही। याद रखोगे? अब एक काम आप लोगों ने करके आना है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 1 टू एंड तक पढ़ के आना है। किसी भी जगह पे अगर आप लोग फंसे तो उसको आपने अंडरलाइन जरूर करना, और कल मुझे इंडिविजुअल बच्चों से पूछना है कितने लाइनें उन्होंने अंडरलाइन की हैं। कुछ इसमें वर्ड्स आएंगे आगे जाके, कम्युलेटिव, प्रेफरेंस शेयर्स, ये वो, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले एक दफ़ा आप लोग टक्कर मारें, कल इसको पढ़ के वापस आएँ, तो फिर शुरू का आधा घंटा हम इस पर मज़ीद लगाएंगे और उसके बाद अपना नया टारगेट शुरू कर देंगे। दैट वुड बी चैप्टर 9। ठीक है, एक काम और करना है, चैप्टर 5 करके आना है। 7 कर लिया था, अब 5 करके आना इसके साथ, हो जाएगा। कल 9 के साथ मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह।